हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका गुटरक्स चैनल पर। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूं। उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, मैं लाया हूं काव्य। काव्य की परिभाषा, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तत्व काव्य और महाकाव्य खंड काव्य। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, महाकाव्य खंड काव्य की विशेषताओं के बारे में बताऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, हम पहले शुरू करते हैं काव्य। काव्य के भेद के बारे में आपको पूरा समझाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तत्व काव्य। और मुक्तत्व काव्य के भी दो भेद होते हैं, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। और प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, मुक्तत्व खंड काव्य, मुक्तत्व काव्य, महाकाव्य एवं खंड काव्य। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। काव्य के बारे में, काव्य की परिभाषा क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, काव्य वह रचना होती है जिसमें किसी चित्र या किसी रस की मनोवेग का पूर्ण हो, अर्थात मतलब ये चित्र और रस का पूर्ण मनोवेग हो, अर्थात जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना की जाती है, उसे काव्य कहते हैं। ये परिभाषा आपको कहीं ना मिलेगी फ्रेंड्स पूरे यूट्यूब में, क्योंकि मैं आपके लिए सरल सरल परिभाषा लाया हूँ, जिसके लिए आपको पूरे नंबर पक्के हैं कि पूरे नंबर मिलेंगे। ये क्लास 10th 9th 11th 12th सब क्लासों के लिए है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं, काव्य के दो भेद आपको पहले ही बताया था, श्रव्य काव्य होता है, दृश्य काव्य होता है। तो श्रव्य काव्य की बता रहा हूँ परिभाषा, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद प्राप्त किया जाता है। जो काव्य अपन पढ़ के या सुन के आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उसको श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य एवं मुक्तत्व काव्य। तो प्रबंध काव्य की परिभाषा ये है, प्रबंध काव्य वह काव्य की रचना होती है, प्रबंध काव्य वह काव्य की रचना कहलाती है जिसमें कथा श्रृंखलाबद्ध होती है एवं छंदों का संबंध पूर्वपूर्व होता है। अब पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, प्रबंध काव्य वह काव्य की रचना कहलाती है जिसमें श्रृंखलाबद्ध होती है, जिसमें छंदों का संबंध पूर्वपूर्व होता है। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य एवं खंड काव्य। तो महाकाव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। महाकाव्य में किसी महापुरुष के समस्त जीवन की कथा होती है, मतलब कोई महापुरुष, जैसे कि हम ले लेते हैं रामचरितमानस, या फिर मतलब तुलसीदास ले लेते हैं, या महापुरुष तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद ले लेते। तो जैसे कि महाकाव्य में किसी महापुरुष के समस्त जीवन की कथा होती है, मतलब कि उनके पूरे जीवन की कथा होती है। इसकी इतिहास में प्रसिद्ध रहती है, मतलब इसकी कथा इतिहास में प्रसिद्ध रहती है, जैसे कि रामचरितमानस, कमायनी, ये सब इतिहास में प्रसिद्ध हैं। महाकाव्य में श्रृंगार, शांत और वीर में से कोई एक रस का प्रधान होता है, मतलब कोई भी एक रस प्रधान होता है, और जिसमें महाकाव्य सर्गबंध होता है। इसमें कई सर्ग होते हैं। महाकाव्य में बहुत सारे सर्ग होते हैं, जैसे कि आपको बता रहा हूँ। जैसे महाकाव्य के रचयिता, महाकाव्य के नाम बता रहा हूँ और रचयिता के नाम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, महाकाव्य मतलब कि रचयिता ये तुलसीदास रचयिता है, मतलब रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, और कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरी परिभाषा आपकी आती है फ्रेंड्स, खंड काव्य भी प्रबंध काव्य का भेद होता है, जो कि प्रबंध काव्य का एक भेद होता है। खंड काव्य, महाकाव्य दोनों भेद होते हैं। तो खंड काव्य, प्रबंध काव्य का एक भेद होता है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का, कोई भी एक घटना का पूर्णतः चित्रण किया जाता है, मतलब किसी एक घटना को पकड़ के चलें आप, तो उसका पूरा चित्रण किया जाता है, उसको कहते हैं खंड काव्य। खंड काव्य की अगर विशेषता की बात करें फ्रेंड्स, ये 5 नंबर, ये 4 नंबर की पूछी जाती है आपको पेपर में। तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, और इसका प्रधान रस श्रृंगार, शांत या वीर होता है। संपूर्ण रचना है, इसमें एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है, उसमें कई छंदों का प्रयोग किया जाता है, इसमें एक ही छंदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें खंड काव्य के रचयिता के, खंड काव्य के नाम लिख रहा हूँ और इसके रचयिता के नाम। तो देख सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त, इसने पंचवटी का किया रहा, और राम नरेश त्रिपाठी ने पाठक का किया रहा। ये कक्षा 11वीं में भी पाठक लेसन है, उसका किया रहा। फ्रेंड्स, समझ आते हैं प्रबंध, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य के भेद। श्रव्य काव्य के भेद, प्रबंध काव्य एवं मुक्तत्व काव्य। तो मुक्तत्व काव्य की परिभाषा ये हो रही है, मुक्तत्व काव्य ऐसी रचना को कहते हैं, मुक्तत्व काव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें काव्य नहीं होते। समझ रहे हो? मुक्तत्व काव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें काव्य नहीं होते, जिसमें छंद, अर्थ, दृष्टि से पूर्व प्रयोग होता है। छंदों का संबंध, ये छंदों का अर्थ दृष्टि से पूर्व होता है, वह मुक्त काव्य कहलाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स, काव्य का दूसरा भेद, दृश्य काव्य। दृश्य काव्य में आता है जिस काव्य की अनुभूति को देखकर एवं पात्रों का
कथन को सुनकर, पात्रों के कथन को सुनकर उसमें दृश्य काव्य कहते हैं। सुनकर अनुभूति होती, मतलब कि आनंद की अनुभूति होती है, उसको दृश्य काव्य कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर बताना जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने आ गया है खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। तो खंड काव्य का कलेवर छोटा होता है, कलेवर मतलब कि हाँ, खंड काव्य का कलेवर छोटा होता है, महाकाव्य का विस्तृत होता है। मतलब कि ऐसा खंड काव्य में एक जीवन की घटना का वर्णन करते हैं और महाकाव्य में संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन करते हैं, उसी को बोला गया है कलेवर। दूसरा अंतर इसमें ये हो जाएगा, खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है, खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है और महाकाव्य में अनेक सर्ग होते हैं। तीसरा जाएगा, खंड काव्य के लिए यह आवश्यक नहीं है, महाकाव्य में हीरो मतलब महाकाव्य का नायक हीरोदंत उदार एवं महान होता है और खंड काव्य के लिए आवश्यक नहीं है। खंड काव्य जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है, महाकाव्य जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। पांचवा पॉइंट ये आता है फ्रेंड्स कि खंड काव्य में एक छंद का प्रयोग किया जाता है और महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। पंचवटी खंड काव्य है, जो आपको भी अभी उदाहरण में बताया रहा मैं, और रामचरितमानस इसका है। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अब कल 12:30 बजे फ्रेंड्स। तो जब तक लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और एक लाइक प्लीज़ कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।